प्रणाम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। वोट फॉर नेशन इस श्रृंखला में आज हम आपके बीच हैं एक बार फिर, और आज हमारे साथ जो मुख्य अतिथि जुड़ने वाले हैं वक्ता के रूप में, उनका परिचय कराते हुए मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है, क्योंकि आज हमारे बीच में आने वाले हैं आदरणीय श्री राजा बुंदेला जी, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है हमारे फिल्म जगत का, और साथ ही साथ वर्तमान में आप बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। और इसके साथ हमारे साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर पवन पुत्र बादल जी, जो कि राष्ट्र धर्म पत्रिका के प्रबंधक हैं। साथ ही साथ आप बुंदेलखंड विकास बोर्ड के मनोनीत सदस्य हैं और राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री हैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद के। आदरणीय डॉक्टर पवन पुत्र बादल जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम वोट फॉर नेशन आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। धन्यवाद राखी जी। मैं आपको और अपने सभी श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि ये जो वोट फॉर नेशन की मुहिम है, हम लोग पिछले लगभग एक हफ्ते से इसके लिए प्रयासरत हैं, और हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है कि किस प्रकार हम राष्ट्र हित में मतदान के लिए लोगों को जागरूक कर सकें और साथ ही साथ 100% मतदान की ओर एक कदम बढ़ा सकें। इस श्रृंखला में हमारे बीच में पिछले कुछ दिनों में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, सुबही खान जी, डॉक्टर कैप्टन सिकंदर रिजवी जी, और साथ ही साथ एवीएम अजय चतुर्वेदी जी, परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव जी, और अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण विभूतियां जुड़ी, जिसमें से एक बहुत ही अच्छा नाम है श्री चंपत राय जी का। इन लोगों के साथ हम लोगों ने समाज तक इस जागरूकता अभियान को लेकर जाने की एक पहल करी, एक कोशिश करी, और ये जो ये माध्यम है, इस माध्यम से हम न केवल अपने प्रदेश में, प्रदेश के अनेकों जिलों में, बल्कि पूरे देश में हम पहुंच पा रहे हैं। हमारा ये कार्यक्रम फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है, और उसके लिंक के माध्यम से करोड़ों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं और अपने प्रश्नों का जवाब भी पा रहे हैं, क्योंकि एक दिन हम लोगों ने इलेक्शन आयोग से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पर बुलाया और उनके बीच हमारे जो श्रोता थे, दर्शक थे, उनका संवाद स्थापित किया, जिससे वो अपने प्रश्न सबके समक्ष रख सके। उनकी जो जिज्ञासाएं थी या उन्हें जो समस्याएं आती हैं मतदान स्थल पर, उनका भी जवाब उन्हें प्राप्त हुआ। आज इसी श्रृंखला में आप हमारे बीच में हैं। पुनः एक बार आपका अभिनंदन करती हूँ, और सर्वप्रथम आपसे ये पूछती हूँ कि ये जो महापर्व हमारा, मतदान का महापर्व, लोकतंत्र का महापर्व जिसे हम कहते हैं, इसको लोकतंत्र का महापर्व कहने की शुरुआत कैसे हुई? राखी जी, सबसे पहले तो आपको वोट फॉर नेशन कार्यक्रम चलाने के लिए आपकी पूरी टीम को बधाई और उनका अभिनंदन भी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सबकी अपनी एक भूमिका है, और ये देश को, नागरिकों को ये अधिकार मिला है कि हम अपनी इच्छानुसार जो देश के लिए, प्रदेश के लिए विकास कर सके, लोक कल्याण कर सके। लोक कल्याण के साथ साथ जो लोकमत है, उस लोकमत को, लोकमत के व्यवहार को वो अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के विकास के लिए उसका ढंग से प्रयोग करे, उसका उपयोग करे। इसलिए लोकतंत्र में वोट के महत्व का अपना एक स्थान है जी। कोई भी व्यक्ति अधिकार की बात तो करता है, लेकिन अधिकार के पहले कर्तव्य आते हैं, और ये कर्तव्य, पहला कर्तव्य है व्यक्ति का कि अपने मताधिकार का प्रयोग करे। बाद में हम तरह तरह के आरोप भी लगाते हैं, प्रत्यारोप भी करते हैं, लेकिन जिस समय हमें आवश्यकता होती है अपने मताधिकार के प्रयोग करने का, अपने अधिकार का प्रयोग करने का, उस समय हम अनमयस्क हो जाते हैं। ये अनमयस्कता ही हमें अपने अच्छे जनप्रतिनिधि, जो लोक मंगल की कामना से, लोक कल्याण की कामना से काम करते हैं, कहीं ना कहीं उस भाव को हम पीछे रख देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए अधिकार के पहले कर्तव्य, लोकतंत्र हमारा अधिकार है, मत हमारा अधिकार है, और ये भगवत कृपा से हमें मिला है। इसका प्रयोग सार्थक रूप से करें, और ये अच्छी पहल है कि हम भारत को 100%
मतदान की ओर लेकर के जाएं। आदरणीय, क्योंकि मुझे लगता है मेरे मन में एक प्रश्न था और मुझे लगता है इस प्रश्न का जवाब शायद आपसे ज्यादा देने के लिए कोई उपयुक्त नहीं होगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, हम बात करते हैं मतदान की, इसके साथ जुड़ा हुआ है मतदान, लेकिन भारतीय संस्कृति सनातनी पद्धति में हम कहते हैं दान। जब आप किसी चीज का दान कर देते हैं तो आपको अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, दान करिए और भूल जाइए। लेकिन जब हम मतदान करते हैं तो हम जिसे चुनते हैं, जो सत्ता आती है, जो सरकार बनती है, हम उससे अपेक्षाएं रखते हैं, हमारी उससे कुछ जो जरूरतें जुड़ी होती हैं, हम चाहते हैं वो उसके लिए कार्य करे। यानी यहाँ पर हम एक थोड़ा सा इस शब्द के साथ, और इस शब्द का जो हम लोग मूल अर्थ समझते हैं, नेकी कर कुएं में डाल, इस चीज में थोड़ा विरोधाभास है। क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? बिल्कुल राखी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और इसके पहले उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको समझनी पड़ेगी जी। आपके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो अभी जुड़े हुए हैं इस पटल पर, भविष्य में इस पटल से जुड़ेंगे, देखेंगे, उन सबको उत्तर प्रदेश का वर्तमान और पिछला भी समझने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय आकर्षण है जी। उत्तर प्रदेश सामान्य राज्य नहीं है, यह मानव जिजीविका का धर्म क्षेत्र भी है और कर्म क्षेत्र भी है जी। यह मधुमेह काव्य और अंतहीन कविता है। बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं हम ये बात। जी बिल्कुल सही बात। ये मधुमेह काव्य और अंतहीन कविता है। इसका गर्व करने योग्य अपना जीवंत इतिहास है जी। उत्तर प्रदेश का। प्रणाम करने योग्य भूगोल, वैदिक ऋचाओं के सामगान की धरती, विश्ववर्णीय संस्कृति का उद्गम, श्री राम कथा का सृजन महर्षि वाल्मीकि ने यही किया जी। वेदव्यास ने वेद ज्ञान का सुव्यवस्थित विभाजन, जिसको हम कह सकते हैं ना संपादक, हाँ जी, तो सुव्यवस्थित विभाजन इसी पवित्र उत्तर प्रदेश की धरती पर किया जी। और एक बड़ी सभा एकदा नैमिषारण्य इसी पवित्र उत्तर प्रदेश की भूमि पर हुई। बिल्कुल बड़ी सभा थी वो। साथ ही विश्व की प्राचीन नगरी काशी का आमोद और प्रबोध, यहीं पर किसी कवि ने कहा है ना, कंकर 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 मेरा शंकर, मैं लहर लहर अविनाशी हूं, मैं काशी हूं, मैं काशी हूं, मैं काशी हूं, मैं काशी हूं। तो ये काशी का प्रमोद, उसका आमोद, और मथुरा और प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या जी, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। तीर्थराज प्रयाग और प्रभु श्री राम का वो स्नेह सानिध्य पाने वाले निषाद राज का श्रृंगवेरपुर, वो भी उत्तर प्रदेश में है। इसलिए इस पावन भूमि, इस पवित्र भूमि में जब हम मतदान की बात करते हैं तो ये भारत की परंपरा है कि जब अपने यहाँ कोई दान करने के लिए, कोई मानने के लिए आता है तो अपना सर्वस्व, अपने यहाँ तो दधीची की परंपरा है, अपने यहाँ तो कर्ण की परंपरा है, और कर्ण के साथ साथ इतनी सारी महाराजा दिलीप से लेकर के और बाकी वर्तमान तक में अगर हम देखेंगे तो एक अद्भुत दान की परंपरा है। और दान भारत के उसी सनातन संस्कृति से लिया गया है कि जब हम दान की बात करते हैं तो भारत का कोई भी व्यक्ति दान देने से मना नहीं कर सकता। इसलिए इसको मतदान से जोड़ा है कि भारतीय संस्कृति भी हमें स्मरण रहे और अपना हमें कर्तव्य भी स्मरण रहे कि हमें अपने लोक कल्याण के लिए अपने अनुसार भारत की सत्ता का चयन करना है। इसलिए मतदान का प्रारंभ मुझे लगता है कि भारत की संस्कृति के अनुरूप ही इसको इस प्रकार के नाम से हम लोग ने कहना शुरू किया, बुलाना शुरू किया। जी, मुझे लगता है मुझे आज अपने प्रश्न का जवाब जरूर मिल गया। इसी प्रश्न को अगर हम अब और थोड़ा आगे बढ़ाएं, मतदान, और जैसा हमारा विषय है वोट फॉर नेशन, राष्ट्र हित में मतदान, इस विषय पर आप क्या प्रकाश डालेंगे? जब हम बात करते हैं लोक कल्याणकारी सरकार चुनने की, लोक मंगलकारी सरकार चुनने की, तो इसमें सारे निहितार्थ हमारे छुपे होते हैं, क्योंकि हमें एक ऐसी सरकार का चयन करना है अपने मतदान के द्वारा, अपने मताधिकार के द्वारा, वो जो भारत के प्रत्येक नागरिक की चिंता करे, केवल एक जाति, एक मजहब, एक पंथ, एक संप्रदाय या किसी व्यक्ति की सोच पर आधारित ना हो। भारत के जो 125 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ लोग हैं, भारत का प्रत्येक नागरिक
उत्तर प्रदेश में चुनाव की बात हम लोग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक चौथे चरण का मतदान कल होना है, तो उत्तर प्रदेश के वो 25 करोड़ से लेकर के 30 करोड़ नागरिक, जी उत्तर प्रदेश के नागरिकों का एक कर्तव्य बन जाता है, जी ये उनकी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक 30 करोड़ लोगों के लिए, सरकारी डेटा तो 30-25 करोड़ कहता है, लेकिन हम 5 करोड़ बढ़ा करके बोल रहे हैं, जी 30 करोड़ लोगों के पूरे स्वास्थ्य से लेकर के स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार, नैतिक व्यवहार, उनका कार्य, समर्पण, जी उनकी जिजीविका, इस प्रकार के सारे कामों का जो चिंता करे, प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक माता की, प्रत्येक बहन की, प्रत्येक नौजवान की, प्रत्येक किसान की, जो इस क्षेत्र में निवास करता है, जिसकी जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता की जो सरकार पूर्ति करती है, ऐसे लोक कल्याणकारी, ऐसे लोक मंगलकारी और जिनके मन में लोक कल्याण और लोक मंगल का अधिष्ठान रहता है, हम अपने मताधिकार के द्वारा उसी सरकार की कल्पना भी करते हैं और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक 25 करोड़ 30 करोड़ नागरिकों का ये कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने मतदान के द्वारा, अपने मताधिकार के द्वारा, अपने कर्तव्य के द्वारा ऐसी ही सरकार का चयन करें। लेकिन जो कभी कभी उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग मताधिकार के लिए बहुत उदासीन रहते हैं, तो हमें लगता है कि इस वोट फॉर नेशन की पहल पर उत्तर प्रदेश जागरूक होगा और साथ ही साथ ये जो रिकॉर्ड, हम बहुत अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड अगर हम 80% क्रॉस करें, बुंदेलखंड के एक जिले ने 70% से अधिक मतदान कल तीसरे चरण में किया है, तो लखनऊ हम 80% के ऊपर नहीं जा सकते हैं क्या? या उत्तर प्रदेश के बचे हुए शेष चरण, 3 चरण अभी पूरे हुए हैं, 4 चरण अभी शेष हैं, तो कल से लेकर के 27 फिर 3 फिर 7 मार्च को हम 80 से अधिक नहीं जा सकते हैं क्या? जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को इस विषय में सोचना चाहिए कि हम अपने मत के द्वारा, अपने मतदान के द्वारा, अपने कर्तव्य बोध के द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए लोक कल्याणकारी सरकार का हम चयन करेंगे और यहाँ के मतदान का प्रतिशत हम 80% से ऊपर पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल, जो आपने कहा इस बात का हम सबको ध्यान रखना है और जो आपको सुन रहे हैं निश्चित ही उन्हें इस बात पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस प्रकार हम अपने मतदान को 100% कर सकते हैं। और जैसा कि हमारे दर्शक देख सकते हैं कि हमारे साथ हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री राजा बुंदेला जी जुड़ चुके हैं। सर, हम आपका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आदरणीय राजा बुंदेला जी किसी परिचय के मुहताज नहीं है, एक बहुत बड़ा नाम है हमारे फिल्म जगत का और साथ ही साथ वर्तमान में आप बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। पुनः आपका एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि हम आज का जो विषय हमने रखा है क्षेत्रीय विकास की बात, राष्ट्र हित में मतदान के साथ, आप एक ऐसे क्षेत्र का उत्तरदायित्व संभाले हुए हैं, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपके नाम में ही एक क्षेत्र विशेष की झलक, एक छाप दिखाई देती है। तो ये जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त आप बुंदेलखंड को चुनाव की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से किस प्रकार देख रहे हैं और आपको कैसा आप आकलन करेंगे कि पहले हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में मत का प्रतिशत और मत के प्रति कितनी जागरूकता थी और अब इतने सालों पश्चात वर्तमान में आपको क्या लग रहा है कि मतदान को लेकर बुंदेलखंड के क्षेत्र में कितनी जागरूकता है और किस प्रकार इस प्रतिशत को हम आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं? आदरणीय राजा बुंदेला जी। जी, सबसे पहले मैं आप सबका आभारी हूं कि मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने क्षेत्र की बात आप सबके पटल पर रखूं। विगत सालों में वोट को लेकर हमारे क्षेत्र में बहुत उदासीनता थी, क्योंकि वोट देने के बाद परिणाम ऐसे नहीं थे जिससे जनता संतुष्ट हो सकती थी। वही होता था कि 5 साल बाद एक सरकार आई, दूसरी चली गई, लेकिन उनका कहीं कोई विकास नहीं हुआ। उनको कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे वो सरकार के प्रति उत्सुकता और अपनी खुशी और अपनी जागरूकता दिखाएं। उनको बस रूटीन में लगता था कि किसी ठाकुर ने, किसी मुखिया ने, किसी चौधरी ने डंडा मार के अगर वो डलवा दिए तो डल गए। लेकिन विगत सालों में, पिछले 5 सालों में जो विकास हुआ है बुंदेलखंड में,
उस विकास को लेकर जनता में एक जागरूकता आई है। और उस जागरूकता का नतीजा ये हुआ कि जिस जगह का मेरा जन्म स्थान है ललितपुर जी, बुंदेलखंड में, सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज वहीं हुआ है। बहुत सुंदर बात है हाँ, ये। और हम सब लोगों से कहा कि अपने घर के 10 इस तरफ और अपने घर के 10 इस तरफ, बाएं दाएं 10-10 घर में अगर आप ये पता लगा लें कि वोट पड़ा है, अगर नहीं पड़ा तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम निकलें और वोट डालें। और लोगों ने, मुझे लगता है, ये काम किया है। एक और बड़ी गजब बात है, मैं अभी बुंदेलखंड से ही आ रहा हूँ जी, चुनाव करके, कि जिस तरह से सापा एक बहुत बड़ा समाजवादी पार्टी हवा मचाए हुए कि साहब हम जीत रहे हैं और तो ये होगा वो होगा, उसके बिल्कुल अलहदा बीजेपी का वोट बहुत साइलेंट है। वो मुंह से कुछ नहीं कह रहा है, उत्साही है, वो अंदर जाके वोट दे के आ रहा है। तो आप देखिएगा, बहुत गजब परिणाम हम बुंदेलखंड से आपको ला के दे रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि बुंदेलखंड में जो विकास हुआ है, हमारा डिफेंस कॉरिडोर ले लीजिए, हर नल जल, 2 एयरपोर्ट ले लीजिए, जिन लोगों ने जीवन में नहीं सोचा था उनका आवास हो गया। वहां पे जो समस्या रही कि महिलाओं को रात बरात ही निकल के शौचालय के लिए जाना पड़ता था, जी, बहुत बड़ी समस्या हाँ, थी। हमारी सरकार ने उसको खत्म किया। शौचालय मिले, फिर आपका उज्ज्वला योजना आई, वृद्धावस्था पेंशन आई, और फिर सबसे बड़ी बात है कि सड़कों का जो माया जाल बिछ गया, कनेक्टिविटी जो हो गई बुंदेलखंड में, वो इतनी बड़ी हो गई क्या बुंदेलखंड को विकास के पायदान के एक नहीं, कम से कम 10 उस पे स्टेप पे ऊपर लेके हम चले गए। तो लोगों में जागरूकता आई और लोगों को लगा कि अगर यही साल 5 साल और रही अगली, तो ये तो अभी शुरुआत है, अभी बीज बोए गए और इसके आगे के परिणाम और बड़े हो सकते हैं। लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट डाला। थोड़ी जो कमी रह गई, जो हम अगले चुनाव में लोकसभा में देखेंगे, उसको पूरी करेंगे। जो लोग बेचारे खेतहर किसान मजदूर थे, बहुत सारों को हम नहीं ना पाए। उनकी अपनी, किसी की मटर कट रही थी, किसी की बुआई हो रही थी, तो ये समस्या हुई, इसलिए वोट की जगह पे कम रहा परसेंटेज। बट मुझे बहुत ये जान के बहुत संतुष्ट हुआ कि कम से कम उस पिछड़े क्षेत्र में जिसका 67% पलायन माना जाता है, यहाँ शिक्षा का स्तर भी बहुत नीचे है। नोएडा से, शर्मनाक बात है, नोएडा दिल्ली के करीब है, प्रदेश की जी, राजधानी है। जो लोग रात में अपने कमरों में, अपने बेडरूम में बैठकर चर्चा राजनीति की करते हैं, उनको तो शर्मसार होना चाहिए कि सबसे पिछड़े इलाके के वोटर ने उनको बता दिया कि वोट कितना बड़ा मायने रखता है। तो मुझे खुशी है कि हमारे क्षेत्र में एक वोट को लेके जागरूकता आई है, एक पार्टी विशेष को लेके जागरूकता आई है, कुछ विशिष्ट नेताओं को लेके जागरूकता आई है। इस चैनल पे आपके साथ बैठ के ये बात करने में जरा भी मैं गुरेज महसूस नहीं करूंगा। प्रत्याशियों को लेकर उस क्षेत्र में बहुत नाराजी रही, बहुत नाराजी। मतलब लोगों का यहाँ तक कथन था कि आप आइए, हम वोट योगी मोदी को देंगे, लेकिन प्रत्याशी मत लाइए। तो हम सबको बैठ के, संगठन को बैठ के ये सोचना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि योगी मोदी जी तो कर ही रहे हैं। वो प्रत्याशी जो जनता को 5-6 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करके आ रहा है, उसकी अहमियत क्या होनी चाहिए, उसकी जवाबदेही क्या होनी चाहिए, इस पर भी हमें सवाल उठाना चाहिए। क्योंकि बुंदेलखंड में अगर कमी है तो ये एक कमी है जो मैं आपके सामने उजागर कर रहा हूँ। भाई साहब, इसी को, आप ही के इस कथन को मैं जोड़ूंगी भी और एक प्रश्न भी रखूंगी इसी से जुड़ा हुआ। जो आपने बात कही प्रत्याशी की, और हमारा विषय भी कुछ ऐसा ही है कि क्षेत्रीय विकास की बात सुपात्र को मतदान के साथ, जब हम बात करते हैं सुपात्र की, सुपात्र, हम एक ऐसा प्रतिनिधि चुने जो वो योग्यता रखता हो, वो पात्रता रखता हो, जो इस पद के योग्य हो, काबिल हो। आज आप देख रहे हैं कि समाज में एक युवा वर्ग और बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले राजनीति से दूर रहते थे, अब राजनीति में आने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा प्रश्न आपसे यही है कि आप इस बात को उनका कैसे पहुंचाएंगे, या उन लोगों तक ये विषय कैसे रखें कि आप इस पद के लिए सुपात्र कैसे बन सकते हैं। हम बिल्कुल एक गैर राजनीतिक मंच पे हैं,
हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे, हम एक ऐसे प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं जो उस क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है। तो उसकी वो सुपात्रता क्या होनी चाहिए, जनता की नजर से वो अपने प्रत्याशी में वो जो उम्मीदवार खड़ा होता है वो क्या देख रहा होता है, आप उन प्रत्याशियों को ये बात कैसे समझाएंगे और क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो प्रचारक और जो विस्तारक हैं यहाँ पर हमारी पार्टी के, मैं अपनी पार्टी के ही उसमें बात कर सकता हूँ, उनको निश्चित तौर पर इसको रिपोर्टिंग करनी चाहिए अपने ऊपर, अपने हाईकमान में, कि किस क्षेत्र में किस प्रत्याशी को लेकर कितना रोष रहा। मोदी और योगी जी के नाम पर हम चुनाव जीतते आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रत्याशी जो है जिनकी जिम्मेदारी, अगर आप सुपात्र की बात करें तो मैं तो 99% ऐसा है, एक दो लोगों को, उम्मीदवारों को छोड़कर वहां पे विरोध रहा है। तो वो तो मुझे नहीं लगता है कि वहां के प्रत्याशियों को लेकर कोई बहुत उत्साह था, कोई जागरूकता थी, बल्कि मोदी और योगी जी को लेकर, पार्टी को लेकर, पार्टी के कार्य को लेकर बराबर लोगों में उत्साह था और वो बराबर उत्साह दिखा भी जी। और इसी बीच हमसे तो बल्कि ये कहा गया कि ये बादल भाई भी यहाँ बैठे हैं कि बुंदेलखंड विकास बोर्ड की वो ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको बराबर प्रत्याशियों के बारे में अपने संगठन को, अपने हाईकमान को अवगत कराना चाहिए अपनी रिपोर्ट में, जैसे मैंने पूरा बुंदेलखंड किया है जी। तो मुझसे कहा गया कि आप अपनी रिपोर्ट में जरूर लिखें कि हमारी प्रतिक्रिया है। और वो तो लोग नाम दे दे के, कई प्रधानों ने अपने नाम दिए हैं कि हमारे नाम ले लेके आप लिख के दीजिए कि साहब हमारी क्या प्रतिक्रिया है। तो ये जवाबदेही जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं या बादल जी से कर रहे हैं, ये हमारे संगठन की बनती है, हमारे आला कमान की बनती है। मजबूरी चाहे कोई भी रही हो, लेकिन इस बार जनता ने आपका साथ दिया है, आपके लिए खड़ी हुई है। 311 से 312 की सीट के बारे में मेरा आकलन है। अगली बार पार्टी को ही तय करना होगा कि सुपात्र कौन है, हम और आप तय करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी बिल्कुल सही बात। ये तो आला कमान को तय करना है, उनको चाहे सर्वे करें, चाहे उनका ही आरएसएस के इतने संगठन हैं, इतने वो कार्यरत हैं जो क्षेत्र में काम करते हैं, उनके माध्यम से भी हम जानकारी ले सकते हैं। बीजेपी के हैं, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, इतने सारे ग्रुप हैं और बाकी और भी हैं जिनसे सूचना ली जा सकती है। मैंने एक और लास्ट बात कहूंगा, फिर आप उसका आगे सोच लें। हमने बराबर लोगों को कहा कि देखिए, इस बार चुनाव में आप सरकार को वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। आपकी समस्या के लिए ना तो आपको विधायक के पास जाना पड़ेगा, ना आपके पास सांसद के पास जाना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि उनके पास मत जाइए, आपकी समस्या का अगर समाधान नहीं हो रहा है तो एक बीच की स्थिति ये आ रही कि बुंदेलखंड विकास बोर्ड आपके बीच में है जी। आप जो समस्या आपकी है, नल की, बिजली की, आवास की, शौचालय की, आप उज्ज्वला योजना की, वृद्धावस्था पेंशन की, वो हमें बताइए, वो भूमिका में हम आएंगे और हम आपके बीच और जो आपके प्रशासनिक पदाधिकारी है उनके बीच हम कड़ी बनेंगे और आपका हम काम करवाएंगे। ये गारंटी बादल भाई ने भी ली होगी, मैंने तो ली है, मैंने पूरे क्षेत्र में। और मैंने कहा मैं वादा करता हूँ 10 तारीख के बाद फिर आऊंगा, आप मेरा नंबर और मेरे ऑफिस का कार्यभार का एड्रेस लीजिए और मुझे बताइए। जी। तो ये एक भूमिका जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनाया, उसने अहम रोल प्ले किया और विश्वसनीयता लोगों की हमारे प्रति बढ़ी। और फिर हमारी भी जब उनकी विश्वसनीयता बढ़ी तो हमारी जवाबदेही बढ़ गई और हमें अब बढ़ चढ़ के जो भी हमारा कार्यकाल है उसमें हमें काम करना होगा और लोगों की वो आकांक्षाओं पर खरा उतरना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मुझे लगता है ये जो एक पहल हुई है बुंदेलखंड विकास बोर्ड के नाम से, सच में एक बहुत अच्छी कनेक्टिंग लिंक है हमारे सरकार और जनता के बीच में। आदरणीय, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जनता की नजर में सुपात्र कौन होता है? राखी जी, जब हम बात करते हैं लोक कल्याण और लोक मंगल की सरकार चुनने के लिए, तो हमें वर्तमान संदर्भ, वर्तमान सरोकारों को भी देखना पड़ता है। जी। वर्तमान संदर्भ में अगर हम बुंदेलखंड की बात करेंगे, पूर्वांचल की बात करेंगे, जैसा कि संदेश है भारत के, ये दोनों क्षेत्र बहुत पिछड़े हैं। वर्तमान संदर्भ, वर्तमान सरोकारों में सरकार ने बहुत जिम्मेदारी और बहुत संवेदना से काम किया है। बुंदेलखंड के जो सांस्कृतिक सरोकार हैं, चित्रकूट में भगवान कामतानाथ जी, प्रभु हनुमान जी महाराज,
तो पूरा एक वहां के विकास के लिए एक बोर्ड बनाया। अभी जी। तात्कालिक रूप से बोर्ड बना है। वहां पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं हाँ और पर्यटन श्रद्धा के साथ साथ रोजगार को भी जन्म देता है। जी। तो वहां रोपवे का निर्माण हुआ, परिणाम स्वरूप वहां श्रद्धा, पर्यटन और रोजगार एक साथ तीनों चीजें चलने लगी। बहुत सारे, राजा भाई अभी चर्चा कर रहे थे, जो संपर्क मार्ग थे, जहां की दूरी तय करने में आज से 5 साल पहले 10 घंटे 12 घंटे लगते थे, आज वो दूरी घट करके 4 घंटे में हो जी गई है। लोगों को लगता है कि अभी हम सुबह जाएंगे, दर्शन करके अमुक स्थान पर हम घूम करके परिवार को ले जाकर के रात तक हम अपने घर आ जाएंगे। तो इसके कारण वहां पर्यटन के कारण वहां आर्थिक समृद्धि की भी आने की संभावनाएं ढेरों से बढ़ी हैं। साथ ही साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से प्रारंभ होकर के और दिल्ली तक को जो जोड़ रहा है, इसके कारण उसके आसपास जो क्लस्टर बन रहा है उद्योग के लिए, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर हो या तरह तरह के अन्य उद्योग के जो संभावनाएं जन्म ले रही हैं। और बड़े जिम्मेदार लोग, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत जिम्मेदारी से घोषित भी किया है कि बुंदेलखंड को एक हम बहुत कम समय में बहुत ही विकसित क्षेत्र बना करके हमें देना है, इस समाज को समर्पित करना है। और हमें लगता है कि जिस संवेदना के साथ वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान सरोकारों में, चाहे वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात हो, चाहे वो सांस्कृतिक चेतना की बात हो, चाहे वो जो सामाजिक सरोकार है, 5 साल पहले 2014 के पहले कुछ लोग केवल समाज को बांटने की बात करते थे। जी। बुंदेलखंड में मैंने बहुत गहराई से देखा है, बहुत संवेदना पूर्वक हम भी जुड़े हैं जी। बुंदेलखंड से। तो जो लोग छोटी छोटी बातों में जातिगत सांचे को ले आते थे, जातिगत ढांचे को ले आते थे, वो सब के सब धराशायी हो गए हैं केवल एक बात पर, कि जो संवेदना पूर्वक उस क्षेत्र का विकास हुआ है, उस विकास ने इन सारी चीजों को मुंहबंद भी कर दिया है। और जो लोग बाहर से देख रहे हैं उनको लगता है कि 2012 के पहले का बुंदेलखंड और 2012 के बाद का बुंदेलखंड जमीन आसमान का अंतर आया है, चाहे वो उद्योग में हो, चाहे वो कृषि में हो। और बड़ी समस्या थी पंचनद, जल का अथाह, लोग कहते हैं बुंदेलखंड में जल नहीं था, लेकिन जल की अथाह राशि, धनराशि हम उसको कहते हैं, चाहे वो जल राशि हो, चाहे वो जल संचयन हो, इस सरकार ने उसकी घोषणा की कि हम आसपास के वहां पर एक बांध बना करके 5 नदियां, चंबल, सिंध, कुंवारी, पहुज और यमुना, ये 4 नदियां यमुना में आकर के वो जल आगे ले जाती थी, बुंदेलखंड का जल आगे चला जाता था। अब जब उसको वहीं पर रोका जाएगा तो वो बुंदेलखंड के लिए अमृत धारा बनने वाली है और पूरा क्षेत्र लहलहाने लगेगा। कभी कहते थे बहुत सूखा की मार झेल रहा है, अकाल की मार झेल रहा है बुंदेलखंड, लेकिन इस परियोजना से पूरा का पूरा बुंदेलखंड लहलहाने वाला है। उद्योग के बहुत बड़े बड़े हमने देखा है, पिछले समय ईएमयू हुआ है, सरकार ने बहुत ढंग से, बहुत चिंतापूर्वक जो लखनऊ की तरफ आ रहे थे उनको डाइवर्ट किया है कि नहीं, आप बुंदेलखंड में अपने उद्योग लगाइए, हम तरह तरह की वहां आपको छूट देने वाले हैं। पैकेजिंग का बहुत बड़ा काम, भंडारण बहुत कम होता था कृषकों के लिए, इस सरकार ने सोचा, पहल की, बुंदेलखंड विकास बोर्ड के तत्वाधान में पहल की इस सरकार ने कि जो भंडारण, पैकेजिंग, जो बुंदेलखंड में भी नहीं है, मटर बहुतायत में होती है, बहुत बड़ा केंद्र है। दूसरा पंजाब, बाहर के लोग कहते हैं बुंदेलखंड की जो हरी मटर है ये पंजाब को भी मात देती है जी। लेकिन वहां पर भंडारण की सुविधा नहीं है, पैकेजिंग की सुविधा नहीं थी, फॉरवर्डिंग की सुविधा नहीं थी, इसलिए वो किसान औने पौने दामों में अपनी फसल को बेच देता था। अब ये सुविधाएं जब उनको वही मिलने वाली हैं तो जिस फसल का दाम उसको 5 रुपए किलो मिलता था, जिसके पास 5 बीघे जमीन है, अगर परिवार का बंटवारा होता है, 2 भाई है तो 2.5 बीघे जमीन रहने वाली है उसकी, लेकिन अगर उसको फसल का मूल्य 3 गुना मिल जाता है, जो असंभव नहीं है, बिल्कुल संभव हो रहा है, क्योंकि बुंदेलखंड में अब तक पैकेजिंग, फॉरवर्डिंग और भंडारण की व्यवस्था नहीं थी। इस सरकार ने बहुत संवेदना से, बहुत जिम्मेदारी से इस कमी को बुंदेलखंड विकास बोर्ड के सहयोग से, उसके सुझाव पर इस कमी को पहचाना और इस कमी को अब पूरी करने जा रही है। अगर आज बिना पैकेजिंग के किसान को मटर का दाम 5 रुपए किलो मिलता है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था नहीं थी, औने पौने दामों में वो मजबूर हो जाता था बुंदेलखंड का गरीब किसान, क्योंकि उसको तुरंत पैसे की आवश्यकता होती थी। मटर को खत्म करके उसको गेहूं बोना है, अगर गेहूं नहीं बोएगा तो खाएगा क्या,
इसलिए औने पौने दाम में वो मटर की फसल को बेच करके गेहूं की फसल बोता था। अब जब पैकेजिंग फॉरवर्डिंग की व्यवस्था उसकी हो गई है तो उसका उत्पादन उतना ही है, लागत उतनी ही है, दाम उतना ही है, लेकिन 5 रुपए की जगह पर उस किसान को 15 रुपए जब मिलेगा तो उस चेहरे पर उसकी अद्भुत मुस्कान आएगी, क्योंकि 3 गुना दाम उसके मेहनत का उसको प्राप्त हुआ है। ये सारे काम वर्तमान सरोकारों में हमने कहा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ साथ सामाजिक सरोकार, चाहे वो किसान हो चाहे वो नौजवान हो। जल की व्यवस्था जी, बुंदेलखंड में बाहर के लोग कहते थे अरे वो तो अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, लेकिन इस बात को वर्तमान संदर्भों में इस सरकार ने 2017 के बाद हाथ में लिया और हर घर को जल नल के द्वारा, और वो भी बिल्कुल शुद्ध जल ये पहुंचाने की व्यवस्था इस सरकार ने प्रारंभ कर दी है। और मुझे लगता है कि 2 वर्ष के अंदर जी, बुंदेलखंड के प्रत्येक परिवार के घर के अंदर शुद्ध जल इस सरकार के द्वारा पहुंचाएगी। और जो अभिशाप होता था बुंदेलखंड के लिए जल, आज वही वरदान बनने वाला है, चाहे वो पंचनद के माध्यम से हो चाहे वो इसके माध्यम से हो। और जो अन्य प्रकार के छोटे छोटे चेक डैम थे उनका भी जीर्णोद्धार, चाहे वो पंपिंग सिस्टम के द्वारा हो चाहे वो छोटे से बांध बना करके हो, तो एक व्यवस्था और सरकार करने वाली है। उसका सुझाव भी बुंदेलखंड विकास बोर्ड के द्वारा गया है कि हम किसान को इतना जागरूक करें, किसान को इतना आत्मनिर्भर करें कि अपने खेत का पानी वो अपने खेत में रोके, तो वो और आत्मनिर्भर बढ़ेगा। साथ ही साथ 24 घंटे में 2017 से पहले जिस बुंदेलखंड में केवल 5 घंटे 6 घंटे लाइट आती थी, वो भी 15 दिन दिन में लाइट मिलती थी, 15 दिन रात में लाइट मिलती थी। अब वही बुंदेलखंड 22 घंटे की लाइट उसको मिल रही है, तो लोगों के चेहरे पर तो वैसे ही मुस्कान है। साथ ही साथ जब वो लाइट नहीं आती थी तो हम फिर किसान की बात पर आएंगे कि किसान 1 बीघे खेत की सिंचाई में 1 बीघे खेत की सिंचाई में उसको 1500 रुपए के लगभग व्यय होता था। 1500 रुपए से अधिक व्यय होता था, कम व्यय नहीं होता था। डीजल, लेबर और बाकी समय मिला करके समय बहुत खर्च होता था। लेकिन इस 22 घंटे की लाइट मिलने के कारण जब वो ट्यूबवेल से सिंचाई करता है तो उसके 1 बीघे के सिंचाई का जो खर्च है वो लगभग 350 रुपए आ गया, लगभग 350 रुपए, कहां 1600 रुपए और कहां 350 रुपए। ये काम बहुत बड़ा अंतर है और समय भी बचत, समय की बहुत बचत है। ये काम केवल लाइट के द्वारा हुआ है। और माँ, बहन, बहुओं की सुरक्षा बहुत बड़ा, ये तो आम जनमानस महसूस करने लगा है, देखने लगा है, समझने लगा है। वहां की हमारी बेटियां, हमारी बहुएं सार्वजनिक रूप से बोलने लगी हैं। भाई हम 1-2 इंटरव्यू इधर चुनाव के समय देख रहे थे, सबने कहा कि मेरा मतदान तो इसलिए होगा क्योंकि रात को 12 बजे भी हम बिना किसी संकोच के बुंदेलखंड के किसी भी सड़क पर किसी भी समय हम जा सकते हैं। ये 2017 के पहले उत्तर प्रदेश एक कल्पना नहीं कर सकता। बिल्कुल एक कल्पना से परे बात थी। आज हमें लगता है कि चूंकि कार्य व्यवहार में आ गया इसलिए आज वो सरल और सुलभ लगने लगा। लेकिन अगर हम 2017 से पहले की बात करेंगे तो बेटियां सूर्यास्त होने के पहले उसके माता, उसके पिता, अभिभावक कहते थे बेटा जल्दी आ जाना, सूर्यास्त ना होने पाए। इतना कह करके उसको बाकी आगे नहीं बोलते थे, उसको इतना ही कहते थे बेटा सूर्यास्त के पहले घर आ जाना, लेट मत करना। बिल्कुल आज अगर रात को 12 बजे 2 बजे भी बेटी आती है तो माता पिता निश्चिंत हैं कि बेटी हमारी सुरक्षित है, कहीं काम में रुक गई होगी, समय से और सुरक्षित घर आ जाएगी। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है इस सरकार में। भाई साहब, जो सर ने अभी बात करी, आदरणीय बादल जी ने जो बात करी, आप सभी दोनों लोग मिलकर अपने टीम के साथ कार्य कर रहे हैं बुंदेलखंड विकास बोर्ड में। इतने बड़े परिवर्तन जो आप लोगों ने अपने रहते हुए किया है, तो आप कैसे देख रहे हैं जो आप परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस परिवर्तन के कारण इस बार का जो मतदान है किस दिशा में जाने वाला है, या आपको कैसा लगता है कि आपको कितना और समय मिलना चाहिए कि लोग उस परिवर्तन को ना सिर्फ महसूस कर सके बल्कि होता हुआ देख सके, और जहां पर कभी हम कहते हैं कि बुंदेलखंड पिछड़ा रह गया है वो बात लोगों के दिमाग से एकदम खत्म हो जाए और बुंदेलखंड क्षेत्र भी अन्य क्षेत्रों की तरह बराबरी पर आ जाए, क्योंकि आपने काम इतना किया है, उसका असर कब दिखेगा? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि ये दूरदृष्टि माननीय प्रधानमंत्री की ही रही और उसके बाद जो दूरदृष्टि है हमारे मुख्यमंत्री जी की रही।
हम तो सिर्फ उनके दूत बन के शहर शहर और गांव-गांव गए हैं और उनके ही संदेश को हमने लोगों तक पहुंचाया है। बल्कि मैं तो जनता से यही कहता था कि मैं आपका वकील हूं और सरकार का डाकिया हूं। बुंदेलखंड विकास बोर्ड का जो एक भूमिका थी कि साहब गरीब आदमी का जहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं है, सांसद और विधायक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां पर बुंदेलखंड विकास के सदस्य पहुंचे और जनता की जो समस्या है वो लें और यहाँ आके उनका वकील का रूप रखकर उनके लिए लड़ें। और सरकार की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं उनके बाबत उनका डाकिया बन के वहां जाए। तो ये कार्य जो आप करें कि हम लोगों ने किया, मुझे तो नहीं लगता एक क्रेडिट जो जानी चाहिए, श्रेय जाना चाहिए उन लोगों को, लेकिन हाँ माध्यम आप जरूर बने। हम माध्यम बने और हम बीच की कड़ी बने जी, जिसमें जो विवाद था वो बीच में कोई था नहीं। अब ऐसा लोगों का मानना था कि प्रशासनिक और विधायक कई मामलों में एक हो गए तो जो व्यवस्था बननी थी वो नहीं बन पाई, तो ये विरोधाभास कई शहरों में रहा, वो हमने खत्म किया। लेकिन अगर हमें और 5-10 साल और मिल जाएं तो ये निश्चित मानिए कि जिस बीज को हमने आज बोया है, हमारा कार्यकाल 2.5 साल का ही तो था। 3 साल का हमारा पीरियड है, 2 साल कोरोना में निकल गए, हमने तो 1 ही साल बल्कि 6-7 महीने ही तो काम किया है। 3 साल का बुंदेलखंड विकास बोर्ड का कार्यकाल रहा, 2 साल कोरोना के रहे और 6-7 महीने इधर उधर शुरुआत में लगे। जो काम हमने किया हमने 6 महीने में किया। तो अगर यही समय हमें कुछ और मिल जाए 4-5 साल, तो निश्चित जानिए ये पेड़ जरूर फल देगा और ऐसा फल देगा जो लोगों के लिए आदर्श बनेगा, पूरे हिंदुस्तान के लिए, कि साहब बुंदेलखंड विकास बोर्ड में एक शुरुआत हुई थी और आज वो पूरे देश के लिए एक आदर्श और एक इतिहास बन के सामने बैठा है। चूंकि उसकी नीतियां बिल्कुल साफ है, हम किसी के एक दूसरे के उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं जी, ना हमारे उसमें कोई परसेंटेज, ना कट, ना व्यवस्था में कोई अपनी गुंजाइश, कुछ नहीं है। सीधे सीधे हमारा जनता के साथ ताल्लुक है और प्रशासनिक अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी के बारे में अवगत कराना है। तो ये भूमिका रही और इस भूमिका की माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को इसको बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से इस हिम्मत और साहस के साथ हम कर सके। लेकिन एक जो तकलीफ जो है वो इस बात की है कि हम आज भी जनता को वो पूरी तरह से जो हमारे प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री के जो योजनाएं हैं वो हम बता नहीं पाए, तो समय नहीं मिला। लेकिन उसके लिए एक मेरा बहुत शुरू से एक मेरा सुझाव था कि पुराने जमाने में प्रौढ़ शिक्षा होती थी, अगर आपको याद हो, बुजुर्गों को शाम को बुलाया जाता था, जी बिल्कुल, थोड़ा सा मनोरंजन करके उनको कुछ सिखाया पढ़ाया जाता था। उस आधार पर कम से कम गांव की चौपाल एक बार फिर से शुरू की जाए, जो जनता जनार्दन के लिए जो सुविधाएं हैं आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बैंक से पैसा नहीं निकाल पाते हैं, कर्ज मुक्त का वो नहीं कर सकते हैं, बिजली के अपने बिल नहीं भर सकते हैं। अगर ये चौपाल हम करें, हमारा सरकार के ऊपर नहीं छोड़े, हम लोग करें, हम एक एक जिम्मेदारी ले लें, तो निश्चित तौर पर आपकी जनता जागरूक हो गई है। एक बार उनको अगर पता चलेगा तो वो लड़के खड़े हो सकते हैं। हमारे एक उरई के गांव में हमने पूछा क्या क्या समस्या है, तो एक महिला, एक बच्ची खड़ी हुई, कोई नहीं बोल रहा था। उसने कहा मैं बोलती हूँ, यहाँ के वीडियो सीडियो कोई काम नहीं करते, सब पैसा खा जाते हैं। आज वो लड़की बच्ची 2000 महिलाओं की समूह की ग्रुप लीडर बन गई है। उसको हमने खड़ा किया, हमने प्रशासन के नजरिए से उसको रखा, जब हमने उसको सारी सुविधाएं बनाई तो वो गांव में पहला बैंक भी चला रही है। उस अब भी सारे बढ़ चढ़ के जितने भी महिलाओं के काम है उसमें भाग ले रही है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यही विनती करता हूं कि एक बार ऐसा कोई कायदा कानून बने जो लोग नहीं पढ़ लिख पाए, जो नहीं हमारी योजनाओं को समझ पाए, और जब तक हमारी योजनाएं हमारे जो विपरीत विचारधारा के लोग हैं उनको अलग ट्रांसलेट करके, उनको अलग विश्लेषण करके जनता तक पहुंचाएं। उससे पहले ही हम जनता को ये बताएं कि ये सुविधाएं जनहित में हैं, तुम्हारे लिए हैं और तुम्हारे विकास के लिए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब खड़े हैं। ये होने से हमें बड़ा लाभ होगा। भाई साहब, जो आपने अभी बात कही, मेरा भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में जाना हुआ और समस्या इस बात की नहीं थी कि लोगों के पास ये
समस्या इस बात की थी कि लोगों के पास ये योजनाएं नहीं पहुंची हैं। सरकार ने अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, हर वर्ग का ध्यान रखा, हर व्यक्ति का ध्यान रखा, किसी भी तरह से उन्होंने कोशिश की कि समस्या पता चले, उसका कोई समाधान दिया जा सके। बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, हम एक लक्ष्य रख देते हैं और हम फिर देखते हैं कि हमारी लक्ष्य प्राप्ति हुई कि नहीं हुई। दिक्कत यहीं पर आ रही है। आपने एक लक्ष्य किया कि हम, फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण दे रही हूँ जो मुझे पता चला कि उज्ज्वला योजना है, ये तो एक बहुत सफल योजना है, लेकिन मैं उदाहरण इसी का लेती हूँ। सरकार ने एक उज्ज्वला योजना शुरू की और उसने देखा कि उसने लोगों तक पहुंचा दिया, लेकिन अब उसके बाद जो इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर्स थे, जो ब्यूरोक्रेसी थी, या जो तंत्र इस बीच लगा था कि इस योजना को हर व्यक्ति, हर महिला तक कैसे पहुंचाना है, उन लोगों को ये देखना था कि पहले तो वो हर उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जो इसका लाभार्थी हो सकता है। अब वो हो सकता है आप जिस माध्यम से योजना पहुंचा रहे हैं, जैसा आपने कहा, वो नहीं जान पाए, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास मोबाइल नहीं है, वो टीवी भी नहीं देखता है, अखबार भी नहीं पढ़ सकता है, तो उसे पता ही नहीं है कि मेरे लिए एक उज्ज्वला योजना है, मुझे सिलेंडर मिल सकता है। तो यहाँ पर उन लोगों की भूमिका आती है कि किस प्रकार वो हर उस लाभार्थी तक पहुंचे, और प्रशासन को और तंत्र को और या उस योजना लागू करने वाले को ये देखने की जरूरत है कि योजना पहुंचाने के बाद वो उन्हीं लोगों से वापस ये सवाल करे कि मैंने ये लक्ष्य निर्धारित किया था, इस लक्ष्य की पूर्ति हुई कि नहीं हुई। वो लक्ष्य पूर्ति में अगर कहीं गैप रह गया, अगर कोई अंतर रह गया, अगर मुझे 100 लोगों तक पहुंचाना था, अगर अभी वो 40 ही तक पहुंची है, तो वो 60 लोग क्यों उसका फायदा नहीं उठा सके, जबकि मैं इतनी अच्छी योजना लाया था। उस अंतर पर जब हम काम करेंगे और उन लोगों से जवाबदेही रखेंगे कि तुम्हें ये कार्य करना था, तुम असफल क्यों रहे, क्यों उस महिला तक नहीं पहुंची, क्यों ये शिकायत आ रही है, तब इस प्रकार हम हर योजना को हर लाभार्थी तक पहुंचा सकेंगे। और तभी सरकार जो हर थोड़े थोड़े अंतर पर इतनी योजना लाती है, उसका असली मकसद, असली उद्देश्य प्राप्त हो सकेगा। अब जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पटल पर बहुत सारे लोग जुड़े हैं। बुंदेलखंड से हमारे बीच में आदरणीय महेंद्र भीष्म जी भी हैं, आदरणीय श्रीमती पुष्पलता अग्रवाल जी हैं। तो सर्वप्रथम हम आदरणीय श्रीमती पुष्पलता अग्रवाल जी के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप बुंदेलखंड क्षेत्र से आती हैं, आपका लगातार उस क्षेत्र में आना और जाना होता है, और क्योंकि हमारा ये जो सत्र है बुंदेलखंड के ऊपर विशेष रूप से फोकस्ड है इसका, तो आप क्या महसूस करती हैं कि पहले बुंदेलखंड में और वर्तमान में जो आप देखती हैं, किस प्रकार का परिवर्तन है और लोगों में कितनी जागरूकता आई है मतदान को लेकर, राजनीति में उनकी भागीदारी को लेकर? आदरणीय पुष्पलता अग्रवाल जी। सभी को प्रणाम। प्रणाम। हमारे सामने बुंदेला जी बैठे हैं, मैं भैया को प्रणाम करती हूँ, बादल जी हैं, हृदय से प्रणाम करती हूँ। सभी उपस्थित जनों को बहुत बहुत प्रणाम। जहाँ तक राखी ने पूछा है, मैं बुंदेलखंड के एक छोटी तहसील से हूँ, और अभी अभी जो राजा भैया ने एक बात कही वो मुझे बहुत ही उचित लगी कि प्रौढ़ शिक्षा केंद्र होने चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में या प्रदेश के बहुत से गांवों में बहुत सारे लोग शिक्षित नहीं हैं। तो जब प्रौढ़ शिक्षा केंद्र होते हैं और उनके ही जैसे लोग आते हैं, तो उनमें कोई संकोच नहीं रहता और उन्हें हम बहुत सी जानकारियां दे सकते हैं। दूसरी चीज जो अभी भैया ने बताई, राजा बुंदेला जी ने, कि चौपाल लगनी चाहिए। वास्तव में इस चीज का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, बहुत ही सार्थक सुझाव है उनका, क्योंकि जब चौपाल होती है तो चौपाल में सभी लोग इकट्ठे होते हैं और थोड़ा मनोरंजन भी होता है ऋतु के हिसाब से या त्योहार के हिसाब से। पर उस चौपाल पर वास्तव में जो राखी जी ने कहा कि बहुत सी योजनाएं हैं और सरकार ने निकाली हैं, कन्याओं के लाभ के लिए निकाली है, लोगों के लिए निकाली, महिलाओं के लिए, लेकिन वो सब उसको कैसे उनका क्रियान्वयन हो, उसका लाभ वो कैसे उठाएं, इस चीज को नहीं समझ पाती। तो जब चौपाल लगेगी तो उनकी हर समस्या का वहां समाधान उन्हें मिलेगा। तो मैं समझती हूँ ये बहुत उपयोगी कार्य होगा, बहुत ही उपयोगी कार्य होगा। और मैं बादल जी से भी कहूंगी कि वो भी इस ओर प्रयास करें, और राजा भैया तो हमेशा से ही कुछ ऐसा कार्य करते रहे हैं जिससे बुंदेलखंड का विकास हो। बहुत अच्छी बात है कि बुंदेलखंड का मत प्रतिशत बहुत ही अच्छा रहा है
लोग वहाँ के जागरूक हुए हैं और काफी बदलाव आया है। तो मैं आगे राशि जी से जी कहूंगी कि किसी और। जी, बहुत धन्यवाद। जैसा कि आदरणीय ने कहा, इन चौपालों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो लोग डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंटेशन समझ नहीं सकते, फॉर्म भर नहीं सकते, फॉर्म पढ़ नहीं सकते, जब उनके बीच में हमारे अपने लोग माध्यम बन जाएंगे, तो वो दिल खोलकर अपनी बात रख सकेंगे, अपनी हर तरीके से जो भी कार्यवाही है उसको कर सकेंगे और उस योजना से लाभ उठा सकेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं, महेंद्र भीष्म जी, जो एक बड़े नामी साहित्यकार हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं, कृपया आप पटल पर आए, अपनी बात रखें। आपका कोई प्रश्न हो, आपका कोई सुझाव हो, तो जरूर हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हैं हमारे बीच में, आदरणीय राजा बुंदेला जी और डॉक्टर पवन पुत्र बादल जी, आप अपना सुझाव, अपना प्रश्न उनसे रखिए। आदरणीय महेंद्र भीष्म जी। सर, सबसे पहले मैं पटल पर विराजमान हमारे बुंदेलखंड के गौरव और मेरे बहुत ही आदरणीय राजा बुंदेला जी को मैं प्रणाम करता हूं। पवन पुत्र बादल साहब जो राष्ट्रदत्त के प्रबंधक भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, उनसे हम सभी को बहुत ही उम्मीदें भी हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। और संचालिका राखी जी को भी मेरा सादर प्रणाम। अभी मैं बहुत ध्यान से मैं सुन रहा था आदरणीय बादल जी को, फिर राजा बुंदेला साहब को मैं सुन रहा था, तो जिस तरह से बीच में राखी जी भी अपनी बात रखती जा रही थी और एक बहुत अच्छी प्रस्तोता के रूप में और समाधान भी देती जा रही थी, तो ये उनके जो ज्ञान और उनकी जो उत्कंठा है बुंदेलखंड के प्रति एक अच्छे कार्य करने की, तो मैं बहुत साधुवाद देता हूँ राखी जी को। मेरा ये मानना है कि जैसे मैं पहले जाया करता था फुलपहाड़ की तरफ अपने नेटिव प्लेस में, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी शिकायतें सुनने को मिला करती थी कि बैंक में कर्जा ले रहे हैं या किसानों को कोई सब्सिडी मिल रही है। मैं वहाँ जाता था तो लोग यही था कि जो धन या जो अनुदान या जो भी मदद कृषक या मजदूर किसान के पास पहुंचना चाहिए थी, उसका कुछ ही अंश पहुंच पाता था, क्योंकि बीच में जो बिचौलिए थे बहुत सारे, वो उसको रोक लेते थे। पर जब से 2014 से जो हमारे केंद्र में सरकार आई है, वर्तमान सरकार आई है, तो धीरे धीरे ये बिचौलिए, ये दलाल, ये सारे लोग खत्म होते चले गए। सीधे उनके खाते में पैसा पहुंचने लगा, या बैंक से कोई ऋण ऋण ले रहे हैं तो उनको कोई किसी भी दलाल की जरूरत नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, घर बन रहे हैं, सड़कें पक्की हो रही हैं और शौचालय बन रहे हैं। तो ये जो एक जमीनी स्तर से जो विकास वर्तमान सरकार ने किया है, तो वहाँ की जो आम जनता है उसने इसका लाभ उठाया। और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया गया। जो सुपात्र थे, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या मजहब के या पंथ के हों, उनको समान रूप से उनकी सुपात्र होने के नाते उनको उन योजनाओं का लाभ दिया गया। ये एक बहुत अच्छा कार्य है। और बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण जो गठन हुआ इसका, और इसके हमारे जो भी पदाधिकारी और सदस्यगण हैं, इनके उत्साह को देखते हुए एक बहुत उम्मीद और आशाएं लोगों के बीच में जागृत हुई, और उन आशाओं को कार्य रूप में परिणत होते हुए वहां के लोगों ने देखा, समझा। तो जिस तरह से मैं बहुत ही मतलब मैं बड़े आत्मीय और विनम्र शब्दों से मैं अगर एक बात कहूं कि जिस तरह से राजा बुंदेला जी को मैं देखते आया हूं, मेरा उनसे बहुत वर्षों पुराना संबंध है। जब मुझे चांद चाहिए की शूटिंग लखनऊ में हो रही थी, तो पहली बार मुझे इन महामानव के दर्शन हुए थे, और राय उमानाथ बलि प्रेक्षागृह में इन्होंने बोला था, और मैंने अपनी 13 करवटें की जो किताब थी, पहला कहानी संग्रह, वो इनको दिया था बड़े संकोच में। और चूंकि उसमें स्वागत शायद मेरा था, तो मैंने वो स्वागत भाषण भी दिया था। और श्रीलाल शुक्ल जी को हम लोगों ने बुलाया था मुख्य अतिथि के अध्यक्षता के रूप में, और मुख्य अतिथि राजा बुंदेला साहब थे, जिसमें गोविंद मिश्र जी और बल्लभ सिद्धार्थ जी, उन दोनों को सम्मानित किया गया था बुंदेलखंड सहयोग परिषद के द्वारा। तो उनके यहाँ मैं 2-3 बार मुंबई भी गया हूँ,
और मैं आपके खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में भी रहा हूँ, ओरछा फिल्म फेस्टिवल भी गया हूँ। तो जिस लग्न के साथ, जिस शिद्दत के साथ वो बुंदेलखंड प्रांत, बुंदेलखंड वासियों के लिए, बुंदेली भाषा के लिए कार्य कर रहे हैं, वो हम जैसों के लिए प्रेरणा का काम प्रेरणा है। है। और वो कहीं से भी उनका मनोबल नीचे ना हो, कहीं से भी वो हतोत्साहित ना हो। ये हम लोगों का कर्तव्य है कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। और वो एक नेतृत्व की क्षमता रखते हैं, उनके अंदर नेतृत्व की बड़ी अच्छी क्षमता है। वो परिस्थितियों को कितने अच्छे से वो समायोजित कर देते हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों में वो लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं पर वो इस उम्मीद के साथ हैं कि हमारा ये बुंदेलखंड वैभवशाली बने, जैसा कि वो पहले भी था, आज भी वैभवशाली है। जैसे पवन पुत्र बादल जी के अनुसार कि वहां पर हर तरह की संपदा है, पानी भी है, पंच नदियां हैं, प्रबंध ही अब अच्छा होगा। तो निश्चित ही जो आने वाली सरकार होगी और हम अधिक से अधिक मतदान का प्रयोग करें, तो जो वर्तमान सरकार है, मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ। एक सरकारी सेवा में रहते हुए भी मैं देखता हूँ कि जो नीतियां हैं, जो सरकारी नीतियां हैं, और सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार, जो एक जी जो एक कमी आई है बहुत तेजी से, जिस तरह से दलालों की कमी आई है, उसी तरह से भ्रष्टाचार में भी बहुत कमी आई है। लोग अब अपने कर्तव्यों को समझ रहे हैं। तो वो तभी है जब हमारा नेतृत्व अच्छा होता है, तो बाकी लोग भी वैसे ही होते जाते हैं। जी तो बिल्कुल, राजा कालस्य कारणम इसीलिए कहा जाता है भाई हाँ साहब, हाँ हाँ हाँ, वही राजा है। ही काल का कारण होता है। जी जी। तो जब हमारा राजा अच्छा होता है, तो फिर बाकी लोग भी, जो कर्मचारी, अधिकारी या जो भी सेवक गण हैं, वो भी वैसे ही आचरण करने लगते हैं। और जो नहीं भी करते हैं तो वो बाध्य होते हैं करने के लिए, उनको फिर अन्यथा वो फिर हटा दिए जाते हैं, प्रकोप होते हैं। तो जी इसी अच्छे आदरणीय नेतृत्व भाई की साहब, उम्मीद के साथ। मैं आपकी इसी बात पर एक प्रश्न आपसे भी रखूंगी और एक प्रश्न हमारे साथ जो हमारे आज के मुख्य वक्ता हमारे माननीय अतिथि हैं उनसे भी रख रही हूँ। पिछले सेशन में भी हम ये बात कर रहे थे कि हमारे, और अभी भी हमने एक बात की लक्ष्य की और लक्ष्य पूर्ति की, उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। पिछले सेशन में हम ये बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ जब आंकड़े लिए जाते हैं कि कहाँ कितनी वोटिंग परसेंटेज हुई, कितने प्रतिशत मतदान हुआ, क्या कोई ऐसी संभावना है कि हम किसी फील्ड विशेष में, प्रोफेशनल फील्ड्स में, अर्थात कि डॉक्टर्स ने कितना मतदान किया, इंजीनियर्स ने कितना किया, साहित्यकार, सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने कितना किया, कॉर्पोरेटर्स ने कितना किया, वकीलों ने कितना किया, यूथ ने जो पहली बार वोटर बने थे उन्होंने कितना किया, जो प्राइवेट बिजनेस करते हैं उन लोगों ने कितना किया, क्या हम इस प्रकार का भी एक आकलन कर सकते हैं और ये देखने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर हमारा लक्ष्य 100% मतदान का था और वो अगर 60% पे रह रहा है, तो ये 40% का गैप जो आ रहा है, ये गैप किस विशेष वर्ग या समुदाय, किस फील्ड के प्रोफेशनल्स के कारण आ रहा है? क्योंकि आप सभी साहित्यिक और सांस्कृतिक विधा से भी जुड़े रहे हैं, तो मेरा आपसे एक यही सीधा सीधा प्रश्न है। सबसे पहले मैं इस विषय पर आदरणीय राजा बुंदेला जी से जानना चाहूंगी कि क्या ऐसी कोई संभावना है कि हम जान सके कि सांस्कृतिक फील्ड से जुड़े हुए लोगों ने कितना मत किया और या नहीं किया? बहुत मुश्किल है। देखिए, इस तरह से अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को टैप करके उनकी जानकारी लेना, बल्कि मेरा तो मानना ये है और मैं बिल्कुल फर्म बिलीव करता हूँ कि इस देश में मताधिकार को लेकर एक कानून बनना चाहिए। जो लोग बंद दरवाजों में चाय पर, कॉफी पर और शराब की टेबलों पर राजनीति के बहस मुबाहिसे करते हैं, उनको कोई हक नहीं है जब तक वो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होते इस तरह की चर्चा करने का, और अपने बड़े बड़े इंटरव्यू और आर्टिकल्स में मेंशन करते हैं। अगर वोट का वो बन जाए, एक कानून बने कि हर व्यक्ति को वोट देना अनिवार्य है, तो निश्चित मेरा मानना है इस देश की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगी। क्योंकि अनपढ़ आदमी तो वोट दे ही रहा है। आप देखिए, मैं बुंदेलखंड की बात करूंगा, बादल भाई भी मुझसे सहमत होंगे, बीएसपी का वोट हमारे बुंदेलखंड में परसेंटेज सबसे ज्यादा है। वो आदमी सुबह 7 बजे उठ के बगैर किसी के परवाह किए
अपना वो लाइन में जाके वोट दे के खेत पर निकल जाता है। तो हमारा पढ़ा लिखा जो सवर्ण समाज है वो 10 साढ़े 10 बजे तो ये चर्चा करता है कि कितना वोट परसेंटेज हुआ, फिर 12-1 बजे मन बनाता है और 5 बजे वो बगैर वोट दिए ही तय कर लेता है क्या हम तो जीत रहे हैं, 67% आ रहा है वोट, हम जीत रहे हैं। और फिर वो दिन भर उसकी जुगाली करेगा जब तक वोट का रिजल्ट आउट नहीं होगा, फिर जुगाली करेगा और फिर उसके बाद उस पर चर्चा करेगा, जबकि ना तो वो वोट पर गया ना उसने वोट डाला। तो मेरा ये मानना है कि वनस्पति इसके के इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट पर हम कोई ऐसा सिक्योरिटी बैठाएं या ऐसा कोई विश्लेषण गार्ड बिठाएं। इससे तो बेहतर है कि इस देश में एक कानून बने बिल्कुल। कि आपको वोट देना अनिवार्य है, अगर आप वोट नहीं देंगे तो सरकारी सुविधाओं से आप वंचित हो जाए। मैं ये आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसा एक कानून लाने की बहुत सख्त आवश्यकता है और इसी वजह से, क्योंकि आपने जो बात कही कि पढ़ा लिखा वर्ग नहीं दे रहा है, इसीलिए मैंने कहा इन फील्ड्स के लोगों के ऊपर क्या हम एक इस प्रकार का एक आकलन कर सकते हैं। आदरणीय बादल जी, मैं आपसे पूछूंगी, जब हमारे देश में हम जाति विशेष, उपजाति, उपजाति तक जाकर ये समीकरण कर सकते हैं कि इस वर्ग विशेष में इस जाति ने, इस उपजाति ने इतने प्रतिशत वोट किया, तो क्या हम सच में फ्रेटर्निटी वाइज, फील्ड वाइज, प्रोफेशनल फील्ड, क्योंकि ये एक ऐसा समूह है जो मत देने नहीं जा रहा है, ये एक निकल कर आया है रिसर्च में, शोध में, तो क्या कुछ संभावना है? आपका क्या विचार है? हम बिल्कुल सहमत हैं आदरणीय राजा बुंदेला जी की बात से कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो भारत सरकार को उसके अधिकारों से भी वंचित कर देना चाहिए। और जो भी भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जिसने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया उसको उन सारी कल्याणकारी योजनाओं से भारत सरकार उनको वंचित करे। इस मंच के माध्यम से, वोट फॉर नेशन, इसके माध्यम से हम भारत सरकार से भी अपील करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अपील करेंगे कि जब बात मौलिक अधिकारों की आती है तो उसके पहले मौलिक कर्तव्यों की भी आती है। इसलिए मताधिकार हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। अगर हम उसमें निष्फल साबित हुए, हम उसमें अनमनस्क हुए, हमने उसमें उदासीनता दिखाई, तो भारत सरकार की किसी भी योजना को हमें पाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए और भारत सरकार को इसको बहुत कड़ाई के साथ कानून बना करके लागू कर देना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय महेंद्र भीष्म जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले अपनी एक बात पुनः बादल जी की बात से जोड़ते हुए रख रही हूँ। आपने कहा कि जो लोग वोट ना दें उन्हें वंचित कर दिया जाए। मैं पुनः एम्फेसाइज कर रही हूँ, मैं गलत हो सकती हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो लोग वोट नहीं दे रहे हैं वो पढ़े लिखे इन फील्ड्स के लोग हैं, चाहे वो सैनिक वर्ग से आते हो, डॉक्टर, इंजीनियर्स, ऐसे पढ़े लिखे वर्ग तबके के लोग हैं। और जो, जैसा कि आदरणीय ने कहा कि जो लोग वोट नहीं दे रहे उन्हें वो सुविधाएं ना दी जाएं जो सरकार योजनाएं लेकर आ रही है। पर इस बात को शायद आप भी सहमत होंगे, ये योजनाएं जिन लोगों के लिए आ रही हैं वो वर्ग तो वोट डालने जा ही रहा है। ये योजनाएं जिस तबके के लिए आ रही हैं, जिस वर्ग के लिए आ रही हैं, जिन विशेष समुदायों के लिए आ रही हैं, वो सब तो वोट देने जा रहे हैं। मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, जिन लोगों को ज्यादातर इन योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है, वही ऐसा एक वर्ग विशेष है जो वोट डालने नहीं जाता। तो क्या महेंद्र भीष्म जी, इसी में प्रश्न जोड़ रही हूँ पिछले प्रश्न के साथ, एक बड़ा कारण उन लोगों के वोट न डालने के प्रति ये भी हो सकता है कि सरकार उन्हें देती क्या है, सरकार उनके लिए क्या कर रही है? महेंद्र भीष्म जी। हाँ, देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है और इसके पूर्व में आदरणीय बादल साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही कि हमें अपने अधिकार और कर्तव्यों का दोनों का भान होना चाहिए। वोट डालना हमारा एक नैतिक दायित्व भी है, हमारा कर्तव्य है राष्ट्र प्रदेश के प्रति कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग अधिक से अधिक करें और लोगों को जागरूक करें कि वो मत देने जाएं। उसी से आगे की जो सरकार बनती है, नीति नियंता हमारे जो आते हैं और एक लोक कल्याणकारी जो सरकार की हम कल्पना करते हैं राज्य की, वो तभी फलीभूत होती है जब हम ज्यादा से ज्यादा मताधिकार का प्रयोग करें। इसके लिए जो एक मैं छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ कि आज मेरे ऑफिस में हम लोग करीब 65 लोग बचे हैं इस समय, जो क्लास 1 क्लास 2 अधिकारी हैं, लंच टाइम पे आपस में मिलते हैं। तो बात हो रही थी कि भाई कल अवकाश नहीं है, कल कोई अवकाश नहीं, कल बहुत बड़ा कार्य दिवस है,
और वो है कि आपको अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को वोट डालना। तो उसी में बात आई, मैंने ये बात रखी कि देखिए, कल सारे लोग खुद भी वोट डालेंगे और अपने परिवार के साथ जाएंगे, कोई छूटे नहीं, और सबकी उंगलियां चेक होंगी। ठीक है? तो कुछ लोगों ने कहा कि सर हम तो स्पेशल छुट्टी लेके अपने गांव, जो बाहर थे और अभी तक यहाँ इलाहाबाद से लखनऊ जो ट्रांसफर हो गया है प्रयागराज से, तो उनके तो इस तरह की जब बातें होती हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा वोट डालना है और हम अब सब उंगलियां चेक करेंगे कि देखो कौन कौन डाल के आया, तो एक ये परिहास की भी बात हो सकती है, एक आपस की प्रेम की भी बात हो सकती है, पर कहीं न कहीं एक अच्छा संदेश था कि अगर हम ये देख लें कि वोट आप दोपहर तक देख लीजिए कि पड़ोसी वोट डाल आया है कि नहीं, और हम कहें कि भाई दिखाओ अच्छा आपने वोट डाला है, उंगली दिखाइए। तो बहुत जरूरी है कि आगे चल के, अभी तो नहीं पर चूंकि निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार का विषय है, तो और संसद इसको कोई नियम कानून लाएगी तो वो भारतीय संसद ही लाएगी। तो जिस तरह से ये बात अभी अभी उठी है राजा बुंदेला साहब की तरफ से कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि उन सुख जो सरकारी सुविधाएं हैं उससे उनको वंचित कर दिया जाए जो वोट डालने में कोताही करते हैं। पर मैं जहां तक लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ की बात कर रहा हूँ कि यहाँ का एक जो बौद्धिक वर्ग है, जो ज्यादातर सरकारी सेवाओं में भी लोग हैं, तो उनके अंदर एक इच्छा रहती है वोट डालने की, और वो डालते भी हैं। जैसे हमारे अधिवक्तागण, करीब हाई कोर्ट में ही 4-6 हजार अधिवक्ता हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनमें से कम कोई वोट ना डालता होगा। ज्यादातर वह व्यक्ति जिसे अपने कर्तव्य का स्वविवेक से भान है, वो वोट अवश्य डालता है, और वो कष्ट उठा के भी जी वोट डालता है, पैदल दूर जाके भी वोट डालता है। तो हमें उनको कर्तव्य का उनको भान कराना होगा कि आप अपने जी, बहुत कर्तव्यों के बहुत प्रति रहिए, और एक लोक कल्याणकारी सरकार के लिए जो राष्ट्र हित और परस्पर विकास की बात करे, ऐसी सरकार को जी चुनना चाहिए। सुनना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रजनीश चतुर्वेदी जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? कृपया अपना प्रश्न रखें, अनम्यूट करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी। सर्वप्रथम मैं बुंदेला जी भाई साहब और बादल जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना अच्छे विषय पे हम लोगों को समझ अपने विचार रखे। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी बुंदेलखंड से ही हूँ और लखनऊ में मैं इस समय वैज्ञानिक हूँ, और ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज से 4-5 साल पहले जब मैं अपने बुआ के घर, जो कि ललितपुर में पड़ता है, वहां जाता था, तो उस समय सड़कों की हालत बहुत खराब थी। और जब अभी हम गए तो उसमें देखा पूरा कायाकल्प हो गया उस एरिया का। मतलब मुझे देख के विश्वास ही नहीं हुआ कि हम ये ललितपुर ही जा रहे हैं या हम ये यहाँ पर झांसी में हैं और दतिया से हम झांसी आ रहे हैं। पूरा एरिया, पूरा मतलब सड़कों का इतना अच्छा जाल बिछा है कि ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वास्तव में बहुत अच्छा विकास हुआ है, और जो वहाँ की जनता है वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रही है। लोग कहते हैं कि बुंदेलखंड में लोग जो हैं वो मतलब पिछड़े हैं, वो अनपढ़ हैं। मुझे लगता है कि वो लोग बहुत ही समझदार हैं, वो अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वप्रथम रखते हैं और उनको अपने कर्तव्य का बहुत अच्छे से बोध है। वो हम जैसे पढ़े लिखों से कई ज्यादा अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, और उन्होंने इस चीज को अभी रिसेंटली दिखाया भी है। अभी जो चुनाव हुए हैं कल ही, वहां पर ललितपुर में वोटिंग परसेंटेज 70% है। और हम देखते हैं लखनऊ में कई पोल ऐसे हैं कि जहां पर वोटिंग परसेंट 25%, 30% ऐसे रहता है। तो कौन समझदार है? मेरे हिसाब से वो पिछड़े, वो अनपढ़ लोग, वो हमसे ज्यादा समझदार हैं। और अब हमको अपनी समझदारी बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम अपनी जी समझदारी नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग घरों से नहीं निकलेंगे, तो वास्तव में हम लोग अपने साथ अन्याय कर रहे हैं और अपने देश के साथ अन्याय कर रहे हैं। अब एक और विषय ये है कि आज मेरे साथ में जो मेरे मित्र थे, जो बौद्धिक वर्ग के हमारे लोग हैं, सो कॉल्ड बौद्धिक वर्ग के लोग, उनके साथ में हम लोगों ने एक तरह से शर्त लगाई है कि हमको कल एक ये काम करना है कि हम जितने भी लोग हैं अपनी फैमिली के साथ में, जो जो हमारे पोलिंग बूथ है, वहां पर हम लोग ये कोशिश करेंगे अपने पूरे परिवार के साथ में सर्वप्रथम जाके सबसे पहले सुबह उठ के 8 बजे हम पोलिंग बूथ पे पहुंचेंगे और सबसे पहला वोट हम लोग अपने परिवार के साथ में डालेंगे। और उसके बाद हम लोग शेयर करेंगे उसे, ना केवल आपस में शेयर करेंगे, हम लोग अपने पूरे परिवार में, पूरे जो मित्रगण हैं उनके साथ में शेयर करेंगे। क्योंकि ये जो लॉ है, इसे
बुझना नहीं चाहिए, इसे बहुत तेज आगे तक बढ़ना चाहिए, इसे जलती रहना चाहिए। और जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे तभी हम एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। बहुत बहुत जी। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाह रहे हैं आदरणीय? नहीं, बड़ा अच्छा बोले, बधाई हो। अब ललितपुर और भी आइए, ललितपुर का विकास आप देख के बहुमुखी, वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है, और ललितपुर के पास देवगढ़ में वर्ल्ड क्लास मेडिकल फार्मेसी बनने वाली है, तो आपको ललितपुर इंटरनेशनल उस पे आ जाएगा मैप पर। मेरे जी, मेरे जो बहुत- भैया तालापुरा परमहंस में रहते हैं, मदन चतुर्वेदी जी, और जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं कि हम अपने सत्र के समाप्ति की तरफ पहुंच चुके हैं, तो सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे आदरणीय राजा बुंदेला जी को कि आपने इतना बहुमूल्य समय निकाला और आप यहाँ पर आए, और साथ ही साथ डॉक्टर पवन पुत्र बादल जी को कि इतनी सारगर्भित तरीके से आपने अपनी बात को यहाँ पर पटल पर रखा। और मैं माफी मांगना चाहूंगी कि हमारे सामने दो लोग हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, पार्टिसिपेंट्स थे, वो बेचारे नहीं बात कर पाए, पूछ नहीं पुष्पेंद्र सके सिंह जी क्योंकि और आश्रय सिंह जी, समय का अभाव है। अगले तो सेशन में आपको जरूर कवर कर लेंगे। पुष्पेंद्र जी, आश्रय सिंह जी, ओम अगले सिंह जी, समय, आप लोगों को हम आप अगले सब सत्र में लोगों को- लेंगे। और इसी के साथ, इस आह्वान के साथ कि हम देंगे सुपात्र को मतदान, जरूर जाएंगे अपना मत डालने के लिए, और सभी लोग उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से बताएंगे कि हाँ, हमने अपना कर्तव्य पूरा किया है। इसी प्रण के साथ आप सभी से लेते हैं आज के लिए विदा, फिर शीघ्र धन्यवाद। मिलेंगे। प्रणाम। सादर